हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूँ गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 10 मार्च का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स क्लासेस है स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और जो वनडे एग्जाम है जैसे एसएससी वगैरह उनके लिए डिज़ाइन की गई है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जल्दी उसे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज लेमिते। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि युद्धाभ्यास से ISPCS सब में क्वेश्चन आते ही हैं। किसके बीच हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसा अभ्यास है, से सैन्य है, नौसैन्य है या वायुसेना का अभ्यास है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेमिते युद्धाभ्यास 2026 में हो रहा है। 11वां एडिशन है इसका। किस किस के बीच होता है? इंडिया और सेशल्स के बीच में। ठीक है, भारत और सेशल्स। सेशल्स एक छोटा सा देश है हिंद महासागर में। लोकेशन कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो सेशल्स में ही आयोजित हो रहा है। द्विवार्षिक है, हर 2 साल में एक बार होता है। और यहाँ पे लेमिते नाम क्यों रखा गया है? तो लेमिते का मीनिंग है फ्रेंडशिप। तो एक क्रियोल लैंग्वेज है, उसमें इसका मीनिंग फ्रेंडशिप होता है। 2001 से शुरू हुआ और हर 2 साल में हो रहा है। तो ये वाला इसका 11वां एडिशन है। कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक, वैसे तो ये सैन्य युद्धाभ्यास है, मतलब मिलिट्री पार्ट लेती है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की तीनों सेवाएं इसमें पार्ट ले रही हैं। ठीक है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। थल सेना की ओर से असम रेजिमेंट पार्ट ले रही है। इंडियन नेवी के कुछ शिप और एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे नेवी की ओर से INS त्रिकंड एक फ्रिगेट है ना, स्टील्थ फ्रिगेट है। और एयरफोर्स की तरफ से है C-130 एयरक्राफ्ट। ठीक, तो ये इसमें पार्ट ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है जो सेमी अर्बन एनवायरनमेंट है ना, तो वहाँ पर जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होंगे तो उसमें दोनों सेनाएं अगर साथ में पार्ट लेती हैं तो कैसे सहयोग दिखाएंगी, कैसे समन्वय कर पाएंगी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि जो भारतीय सेना के उपकरण है उनको सेशल्स की सेना यूज़ कर पाए और उनके उपकरणों को हम यूज़ कर पाए ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीखने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए ये लेमिते एक्सरसाइज हुई है। ये भारत का जो सागर विजन है ना, सागर विजन मीन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक, तो ये जो सागर विजन है हमारा, ये हिंद महासागर के लिए भारत का विजन है कि हम चाहते हैं कि ये पूरा जो हिंद महासागर के देश हैं, एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी बनी रहे और सभी देश तरक्की करें, है ना, ग्रोथ करें, प्रगति करें। तो ऐसे में भारत चाहता है कि भारत को फिर सिक्योरिटी पार्टनर्स चाहिए। तो सेशल्स एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी पार्टनर है। और उसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, ये हिंद महासागर में ये भारत है। ठीक है, ये जो अरब पेनिनसुला है वो है और ये अफ्रीका है। ठीक है, ये मेडागास्कर और मेडागास्कर के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है, ये सेशल्स। ठीक, लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि सेशल्स कहाँ पर है। ठीक है, नहीं भी पूछा जाए तो मैपिंग में आपको ये किसी ना किसी तरह हेल्प करते हैं। ठीक, तो हमारा एक नियम है कि जो भी नया कंट्री देखेंगे, जो नई चीज़ देखेंगे, हम उसको मैप में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ताकि अगर हम 7-8 महीने बाद कोई पेपर दें तो पूरा वर्ल्ड का मैप हमें रटा हुआ होना चाहिए ना, कि कौन सी जगह कहाँ पे है, किसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि लेमिते एक्सरसाइज के बारे में कथनों पर विचार करो। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री है। ठीक है, इंडिया और सेशल्स के बीच में है। ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एनुअली, नहीं बाई एनुअली, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। लेमिते का मीनिंग फ्रेंडशिप होता है, ये भी ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो आंसर बनेगा हमारा 4 भी है। इस साल के एडिशन में तीनों सेनाओं ने पार्ट लिया है, ये भी ठीक है। तो 1, 3 और 4 आंसर बनेगा। ठीक, तो बी। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या रिपोर्ट में क्या बताता है कि ये बताता है कि हथियारों का कितना आदान प्रदान हो रहा है विश्व में, आयात कौन कौन कर रहा है, निर्यात कौन कौन कर रहा है, किस देश ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी डेटा है ना, तो वो सारा सिप्री की रिपोर्ट में आता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। किस नाम से? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर, कि अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण की प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है,
तो इसने बताया कि भाई देखो ये हर ना 5 साल का ब्लॉक लेता है, ठीक है। तो जो पिछला ब्लॉक था 2016-20 का, तो उसमें जितना हथियार ट्रांसफर हो रहे थे 21 से 25 के ब्लॉक में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता था तो कॉमन सेंस से भी आप इसको बता सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि 3 युद्ध चल रहे हैं ना, इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। तो पूरे विश्व में एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो ऑब्वियसली हथियारों का जो हस्तांतरण है वो तो बढ़ ही जाएगा। और इसमें कहा है कि जो यूरोप है उसने आयात करना डबल ट्रिपल कर दिया है, मतलब वो जितना आयात करता था उससे कई ज़्यादा आयात कर रहा है। किसकी वजह से? यूक्रेन की वजह से, है ना। क्योंकि जो यूक्रेन है, ठीक, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, तो पहले तो यूक्रेन को ही ज़्यादा जो हथियार है वो चाहिए, ठीक है, रशिया को डील करने के लिए। दूसरा, जो आसपास के कंट्रीज है ना, उनमें भी एक इनसिक्योरिटी आ गई है कि कहीं ऐसा रशिया ऐसा अटैक हम पे भी ना कर दे, ठीक। तो वो भी अपनी सेफ्टी के लिए हथियारों को आयात कर रहे हैं। और यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है ना, सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है यूक्रेन। और जितने भी हथियार ट्रांसफर हो रहे हैं उसका 9.7% यूक्रेन लेता है, ठीक है। भारत की बात करें तो यूक्रेन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का, ठीक है। तो जैसे ये फिगर 9.7 है यूक्रेन के लिए, भारत कितना हथियार आयात करता है? 8.2%, मतलब जितने भी टोटल हथियार आयात होते हैं विश्व में, ठीक है, उसके 8.2% भारत के पास आ रहे हैं, ठीक। हालांकि ये जो ट्रेंड है ये कम हुआ है, 4% गिरा है, क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हम बहुत सारे हमने ये जो प्रीवियस जितने भी शिप्स देखे हैं, फ्रिगेट्स देखे हैं और मिसाइल्स वगैरह, तो उसमें हम देखते हैं कि ये इंडिजिनस है, ये नहीं है ना, बार बार हम इस बात पे जोर देते हैं। तो मतलब इंडिजिनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब हम घर पे बनाने लगे हैं, तो इम्पोर्ट जो होगा, अब आयात कम करेंगे जब चीज़ें घर पे बनने लगेंगी, तो ठीक। तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो 4% गिरा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं, ठीक है। 8.2% ग्लोबल शेयर के साथ हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक हैं, ठीक है। इसके बाद हमें सप्लाई कौन करता है सबसे ज़्यादा हथियार? तो रशिया हमें सप्लाई करता है, दूसरे नंबर पे है फ्रांस, तीसरे नंबर पे है इजराइल, ठीक। तो पहले पे सबसे ज़्यादा हथियार हमें रशिया देता है, 40% हथियार हमारे रशिया से आते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, जो 2011-12 का टाइम था, है ना, तब लगभग 70% हथियार आते थे रशिया से, फिर अगले ब्लॉक में 51% हो गया और अब और कम, मतलब हम रशिया से हथियारों का आयात धीरे 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 कम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारत अपनी जो बास्केट है ना, उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब अब हम एक ही देश पे निर्भर नहीं रहेंगे मेजरली, भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के, क्योंकि देखो पता ही चल रहा है कि विश्व में कितनी वॉलेटिलिटी है ना, कि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे में अभी जैसे जो एलपीजी संकट आ गया है ना, क्योंकि हम एक जो ब्लॉक है, एक जो गल्फ कंट्री है, उस पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट थे, तो हमें ये संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम बहुत सारे डाइवर्स देशों पे डिपेंडेंट होते तो ऐसा नहीं, और सबसे बड़ी बात तो सेल्फ रिलायंट होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रशिया जो आर्म्स सप्लायर थे हमारे, उनकी बास्केट को डाइवर्सिफाई किया, रशिया पे डिपेंडेंसी कम की, और रशिया तभी भी फिर भी टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पे फ्रांस है, जिससे हमने राफेल लिया था, ठीक है। और थर्ड पे है इजराइल, ठीक। इजराइल से हम क्या ले रहे हैं? इजराइल से हम मेनली एयर डिफेंस, है ना, हमने देखा आयरन डोम है इजराइल के पास, तो जो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है इजराइल का, तो हम वहाँ से उसको देखेंगे, ठीक है। अब भाई भारत को इतनी ज़रूरत क्यों है? तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भाई रणनीतिक कारण है, भारत के पास स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि भारत को टू फ्रंट थ्रेट है, ठीक है। टू फ्रंट थ्रेट क्या होता है? देखिए, ये है हमारा भारत, और ठीक, तो यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे है चाइना, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, और हमारे लिए तो हमसे इनके अच्छे संबंध नहीं है। तो जब भी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा खतरा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलके हम पे एक साथ अटैक कर सकते हैं।
तो 2 फ्रंट पे हमें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है ना, एक पाकिस्तान वाले फ्रंट पे, एक चाइना वाले फ्रंट पे। तो हमें उसकी तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार आयात करने पड़ेंगे ना। तो यही कारण है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए। ठीक है, विश्व में जो इसका शेयर है वो 42% है। ठीक है, और निरंतर वृद्धि हो रही है, अभी भी 27% की वृद्धि हुई है। वही सेम रीज़न है, हथियारों में लोगों में डर है, देशों में डर है ना। तो उससे निपटने के लिए जो यूएसए जैसे देश हैं वो अपना हेल्प नहीं कहना चाहिए, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने जो हथियार हैं उनका व्यापार कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे फ्रांस है, पहले सेकंड पे रशिया होता था। ठीक है, तो लेकिन अब रशिया नहीं है, रशिया थर्ड पे पहुंच गया, फ्रांस है, क्योंकि रशिया अब ज़्यादा ना एक्सपोर्ट नहीं करता, उसे खुद ही हथियार चाहिए। ठीक, तो रशिया का जो स्थान है वो एक नंबर और गिर गया है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ पे चाइना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा किसे निर्यात करता है, पाकिस्तान को। ठीक, जैसे अभी बताया कि दोनों के बीच में गाढ़ी दोस्ती है। अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये तकरीबन बढ़ के हो गया है 2.7 ट्रिलियन तो 9.4% का इसमें इंक्रीज हुआ है। भारत को देखें तो भारत पांचवा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है। मतलब जो भारत है, जैसे जितने देश अपनी सेना पे खर्च करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो भारत का जो अभी रिसेंट बजट है 2026-27 का, उसमें भी 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है, 7.85 लाख करोड़, वो भी 15% की वृद्धि को दर्शा रहे हैं ना। तो मतलब भारत निरंतर अपने जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, उसमें वृद्धि कर रहा है। और यहाँ पर एक और फैक्ट है, ध्यान रखना है कि जो चाइना पहले टॉप 10 आयातकों में शामिल था। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो चाइना भी अब इंडिजिनस डिजाइन्स की ओर, इंडिजिनस जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, उनकी ओर बढ़ रहा है। तो उसने भी आयात करना कम कर दिया है ना। तो अब वो टॉप 10 जो इम्पोर्टर्स हैं उसमें शामिल नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना इससे बाहर हो गया है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे क्वेश्चन आता है, सिप्री की रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, नहीं, लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है, यूक्रेन है। ठीक है, इंडिया का इंपोर्ट कम हुआ है, तो ये बात ठीक है, इंडिया 8.2% इंपोर्ट करता है, ये बात भी ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारा 2 और 3 बी। चाइना के बारे में क्या सही है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है, नहीं, चाइना ने एग्जिट किया है टॉप 10 इंपोर्टर्स को, यस। ठीक है, एक्सपोर्टर भी नहीं है और चाइना का इंपोर्ट बड़ा है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका भी बनेगा बी। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन संकल्प। संकल्प माने कमिटमेंट। ठीक है, प्रतिबद्धता। ठीक, तो हम किसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं जो हमारे व्यापारिक जहाज हैं जिन पे भारत का झंडा लगा है। ठीक है, और जो जा रहे हैं रेड सी में, ठीक, और पर्शियन गल्फ में, तो उनको सुरक्षा देना हमारी प्रतिबद्धता है ना, वो हमारा संकल्प है। ठीक, तो देखो क्या था कि 2019 में ये शुरू किया गया था, है ना, जब इस क्षेत्र में हलचल हुई थी और जो पायरेसी वगैरह है वो सब बढ़ गई थी काफ़ी। तो और जो यमन है ना, यमन में जो हाउदी हैं उनके अटैक्स बढ़ गए थे। तो उस समय पे ऑपरेशन संकल्प शुरू हुआ था कि भारतीय ध्वज वाले जो व्यापारिक जहाज है उनको ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट है ना, और फारस की खाड़ी, वहाँ पर उन्हें सुरक्षा देनी है। ठीक है, लेकिन फिर वो वहाँ पे मामला शांत हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं ना। लेकिन अब फिर से जो हॉर्मुज की स्ट्रेट है ये फिर से वॉलेटाइल हो गई है, यहाँ पे फिर से जो जहाज है उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसे में भारत ऑपरेशन संकल्प को फिर से स्टार्ट कर रहा है ना। तो सोच रहा है कि इसको वापस से शुरू किया जाए ऑपरेशन संकल्प को। तो आपसे पूछा जा सकता है तो क्या है, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है, समुद्री सुरक्षा के लिए है, किस रीजन की, ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ है ना, इस रीजन के। ओके, दूसरा अब हमें इसका ना थोड़ा सा मैपिंग, देखो वेस्ट एशिया की मैपिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, आईएएस में मिलने वाला है, पीसीएस में मिलने वाला है, वनडे एग्जाम्स में भी। तो हम इसे रटेंगे, है ना।
अभी हम ऐसे ही चलेंगे कि जो जो चीज़ जितना जितना आ रहा है न्यूज़ में उतना रखेंगे और फिर बाद में इसको कंबाइन करके पूरी मैपिंग की एक सीरीज़ लाने वाली हूँ मैं वेस्ट एशिया पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, ये है हमारी पर्शियन गल्फ और ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान और इसके बीच में जो छोटा सा पैसेज है, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ठीक। इधर की बात करें तो ये लाल सागर है, लाल सागर और ये गल्फ ऑफ एडन है, इनके बीच में जो छोटा सा पैसेज है ये है बाबल मांडेव स्ट्रेट, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है हॉर्मुज की स्ट्रेट है पर्शियन गल्फ पे फारस की खाड़ी पे, ठीक है, हॉर्मुज फारस की खाड़ी से संबंधित है और बाबल मांडव लाल सागर से संबंधित है, ठीक है। देखो कंफ्यूज हो जाओगे ना तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब ऐसे याद करने का तरीका है, जैसे बाबल मांडव है ना, मांडव माने मंडप, मंडप जैसा है ना, तो मंडप में दूल्हा दुल्हन के लाल कपड़े पहन के रहते हैं, तो लाल सागर, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट करके चीज़ों को रट सकते हैं, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से नहीं, मैरीटाइम सिक्योरिटी से, तो हाँ, पीस कीपिंग मिशन है यूएन का, नहीं, एंटी टेररिज्म मिशन है, नहीं। और क्या पूछ सकता है कि एस्कॉर्टिंग इंडियन फ्लैग्ड, और क्या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर एसोसिएटेड विद ऑपरेशन संकल्प, क्या क्या उद्देश्य हैं कि जो भारतीय जहाज वाले भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज है उनको एस्कॉर्ट देना, सुरक्षा देना, सही है। HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ये भी सही है। गिनी की खाड़ी में समुद्री डाकुओं से रक्षा करना, नहीं, है ना, गिनी की खाड़ी तो आई नहीं यहाँ पे, तो 1 और 2। और 4th है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, हाँ, अगर वहाँ पे हमें गल्फ से कुछ डायस्पोरा को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, भारतीय प्रवासियों को निकालना पड़ रहा है, तो हम उन्हें निकालेंगे। तो आंसर बना 1, 2 और 4, ठीक है, बी। नेक्स्ट है हमारा मुस्तबा खामनेई बन गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। हमने पढ़ा था कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला अली खामनेई, उनकी मृत्यु हो गई थी यूएस इजराइल की ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो ऐसे में जो ईरान था वो बिना सर्वोच्च नेता के था, है ना, तो वहाँ की जो विशेषज्ञों की सभा है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसने क्या करा कि उनके ही पुत्र को, है ना, जो मुस्तबा खामनेई हैं, उनके ही पुत्र को जो सर्वोच्च सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है अभी। और ऐसा पहली बार हुआ है 1979 की क्रांति के बाद कि पिता से पुत्र को सत्ता हस्तांतरित हुई है ना। इससे पहले क्या था कि मतलब जो ईरान में क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, वो इसी जो वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम है इसी के विरोध में हुआ था। और लेकिन कहीं ना कहीं ईरान वापस से उसी सिस्टम को फॉलो करता हुआ आ रहा है। फिर से वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम उसने लागू कर दिया है, क्योंकि जो खामनेई थे उनके ही बेटे को, मुस्तबा खामनेई को फिर से सर्वोच्च नेता बना दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि युद्ध के दौरान हमें इंटरिम डिसीजंस कुछ लेने पड़ते हैं। देखना यह होगा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी ये सत्ता उनकी जारी रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, सीधा क्वेश्चन बस यही बनेगा कि किसे सर्वोच्च नेता बना दिया गया है, तो मुस्तबा खामनेई। नेक्स्ट है दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो बन गई है, ठीक है। रिंग मेट्रो क्या होती है कि शहर के बाहर एक लूप बना दिया जाएगा, सर्कल सा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आपको दिल्ली का मैप दिख रहा है, तो शहर के बाहर जो मेजर इलाके हैं, जैसे कि दिल्ली में राजौरी गार्डन, सरोजनी, लाजपत नगर, मयूर विहार, तो पहले क्या है, पहले भी इनको मेट्रो कनेक्ट करती है, लेकिन वो शहर के भीतर से जाती है। लेकिन अब क्या है कि उसने बाहर ही कनेक्ट कर दिया है, एक लूप बना दिया है, सर्कल बना दिया है, ताकि इन पे जो आवाजाही है वो तेज हो सके, ठीक है, और हमें शहर के भीतर ना आना पड़े। तो उसका एक कॉरिडोर अधूरा था, मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर तक का कॉरिडोर, उसका उद्घाटन किया और फिर उसके उद्घाटन के बाद ये मेट्रो पूरी हो गई है। इसे पिंक लाइन मेट्रो, है ना, पिंक लाइन मेट्रो कहा जा रहा है। और देश की पहली रिंग मेट्रो है और पूरा एक चक्कर पूरा कर देगी, है ना, ताकि जो है हम बिना शहर में प्रवेश किए, जो मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और बाहर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पहली रिंग मेट्रो कहाँ पे डेवलप हुई है, तो दिल्ली में।
दूसरा आ सकता है कि दिल्ली की पिंक लाइन जो रिंग मेट्रो है वो अदर कॉरिडोर से, अदर मेट्रो कॉरिडोर से किस तरह से अलग है, कि ये फर्स्ट फुली अंडरग्राउंड है, नहीं। फर्स्ट सर्कुलर मेट्रो लूप है, ये सही है। कनेक्ट्स टू डिफरेंट स्टेट, नहीं, दिल्ली को ही कनेक्ट करती है आपस में, और इंडियन रेलवे है, नहीं। ठीक है, तो आंसर बनेगा हमारा बी, कि वृत्ताकार मेट्रो का लूप बनाती है। देश में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए एक और घटना हो रही है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, उसकी चीफ पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो महिला का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RM नचमई। ठीक है, तो इनको नाम आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि कौन सा प्लांट है जिसको ये लीड करेंगी, तो प्लांट है कर्नाटक का कैगा। ठीक है, जो कैगा न्यूक्लियर प्लांट है उसको ये लीड करेंगी, उसकी चीफ सुपरिंटेंडेंट के रूप में ये अपनी सेवाएं देंगी। और ये जो है, और उनकी जो नियुक्ति है वो इंटरनेशनल विमेन डे के अवसर पर ही उन्हीं दिनों में की गई है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, और एक संदेश दिया जा सके कि देखो जो न्यूक्लियर पावर जैसे जो क्रिटिकल क्षेत्र हैं महिलाएं उनमें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी को डील करता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि RM नचमई कौन से प्लांट से संबंधित हैं, तो कैगा। ठीक है, कर्नाटक का कैगा जनरेशन प्लांट। नेक्स्ट है कि जो अडानी ग्रुप है उसने पार्टनरशिप की है यूनेस्को के साथ। ठीक है, किस लिए, कि भाई दोनों मिलके बनाएंगे वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। ठीक, तो अडानी ग्रुप ने पहला ऐसा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए जो विश्व इंजीनियरिंग दिवस है उसके लिए एक भागीदार संगठन के रूप में भारत का पहला संगठन बन गया है। ये बात किसने घोषित की, यूनेस्को ने इसको घोषित किया है। और ये जो दिवस है इसका आयोजन किया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ठीक है, ये बताते हैं कि मतलब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, कि ये बताएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य हैं, SDG गोल्स हैं, है ना, उनको प्राप्त करने में इंजीनियरिंग किस तरह से भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो अब अडानी ग्रुप इनके साथ मिलकर इस दिवस को मनाने में हेल्प करेगा। जो इसकी थीम है वो रखी गई है स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन। मतलब कि हमें सतत भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग करनी है, किसके द्वारा, नवाचार और डिजिटलीकरण के द्वारा। इन दोनों के, नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से हमें सतत भविष्य के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग करनी होगी, तभी हमारा भविष्य सतत बनेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अडानी ग्रुप को ही क्यों चूज किया गया है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना, तो काफ़ी काम किया है। और मे बी जो उनका कार्य है वो प्रौद्योगिकी आधारित है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी देने में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और अदर जो यूटिलिटी सिस्टम्स हैं उनमें। तो उनके कार्य को देखते हुए उन्हें सहभागी बनाया गया है। और इस दौरान अडानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चर्चा में रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है, खावड़ा है कच्छ में। इसे जो WFEO है इसने एक ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में पहचाना है। और ये इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 30 गीगावाट हो जाएगी 2029 तक, और माना जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनेगा। ठीक है, अगर ये 2029 तक 30 गीगावाट की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो ये विश्व का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनेगा, रिन्यूएबल पावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। खावड़ा कहाँ पर है, तो खावड़ा कच्छ में है, तो गुजरात में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ठीक है, हरित अवसंरचना बॉन्ड जारी हुए हैं। किसने जारी किए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, और ये जो बॉन्ड जब इशू किए थे ना,
तो उसके बाद जब इनकी बिक्री हुई तो करीब 5,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। ठीक है, तो इसकी उम्मीद नहीं थी। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो जितना उन्होंने उम्मीद की थी उससे 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ ये जो बॉन्ड है। ठीक है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो भी निवेशक थे, उन्होंने इसे बहुत सराखों पर लिया और एकदम हाथों हाथ इसे खरीद लिया। ठीक है, तो पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, जो भी ये इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत जल्दी से इसको खरीदा और ये 3 गुना तक ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कि बस ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, आप इसे मीन्स में यूज कर सकते हैं। नहीं तो आ जाएगा कि किसने इशू किया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इसमें क्या है कि ना 7.3% का आपको ब्याज मिलेगा। तो ये अगर हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड देखें तो उनकी तुलना में बहुत कम है ना। तो कम है यहाँ पर ब्याज, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ग्रीनियम की वजह से। ठीक है, ग्रीनियम माने ग्रीन प्रीमियम। ठीक, तो इन्वेस्टर्स का मानना है कि भाई हमारे कुछ खरीदने से अगर तुम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जब निवेश करोगे तो पूरे मतलब वो तो पूरी मैनकाइंड के लिए अच्छा है ना, पूरे पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा कम ब्याज तो ले ही सकते हैं, है ना। तो उसका प्रीमियम कम है और उस प्रीमियम को इन्होंने ग्रीनियम नाम दे दिया है। ठीक है, कि अब हम ज़्यादा आपसे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कम प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आप किसी अच्छे काम में इस पैसे को यूज़ कर रहे हो। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये पैसा बॉन्ड बेच के जो पैसा कलेक्ट किया है, ये कहाँ जाएगा? जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? मतलब जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, मेट्रो लाइन्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो भी हमारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, तो उनमें ये पैसा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने लोअर यील्ड पे इसे खरीदा है, क्यों, है ना, उसे क्या कहा है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो ग्रीनियम। ठीक, कि आप उसे अच्छे काम में यूज कर रहे हो तो हम थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमा के खुश हैं। ठीक, तो ग्रीनियम कहा है इसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AI पावर्ड जी स्पाइडर। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जी स्पाइडर रोबोट है एक। क्या करेगा? जैसे AI पावर्ड है तो नाम में ही है उसके, है ना। है क्या, इसका काम क्या है? कैनाल क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है, नहरों की सफाई करेगा। हाल ही में इसे केरला के तिरुवनंतपुरम में शहरी स्वच्छता के लिए तैनात किया गया है। इसे डेवलप किया है जैन रोबोटिक इनोवेशन ने। आपने एक बंदीकूट का नाम सुना होगा। ठीक है, रोबोटिक स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर क्या होता है? जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं ना, जो जैसे फीकल मटेरियल में उतरते हैं, है ना, उन्हें साफ करने के लिए। तो अब उसको साफ करने के लिए जो है एक रोबोट बनाया था जैन रोबोटिक इनोवेशन ने, बंदीकूट रोबोट। अब उन्होंने ही एक नया रोबोट बनाया है, जी स्पाइडर रोबोट। ठीक है, तो ये जी स्पाइडर रोबोट क्या करेगा? कैनाल को साफ करेगा, नहरों को साफ करेगा। तो देखिए, ये जो रोबोट है जी स्पाइडर, इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि क्या हुआ, 2024 में एक सैनिटेशन वर्कर जो था उसकी डेथ हो गई थी। वो जब नहर में कचरे को साफ करने गया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसी जो कैलेमिटीज हैं वो ना हो, तो उसके लिए जो हमारा जेन रोबोटिक है उसने ये जो हमारा जी स्पाइडर रोबोट है इसको डेवलप किया और अब इसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत तैनात किया गया है। तो क्वेश्चन सीधे क्या बन सकता है? पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि जी स्पाइडर रोबोट क्या काम करेगा? तो कैनाल की सफाई करेगा, है ना। कहाँ, कौन से शहर में इसे तैनात किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तो क्या करता है ये? प्राइमरीली किस लिए डिजाइन किया गया है? एग्रीकल्चर क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए नहीं, ऑटोमेटेड अर्बन सैनिटेशन, है ना, शहरी स्वच्छता के लिए, तो जो नहरों को क्लीन करना है। ठीक, तो ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है हमारा शरावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि ऊंचाई पर कोई जल का स्रोत है, कोई नदी आ रही है, तो हम ऊंचाई पर ही एक रिजर्वेयर बना देंगे। ठीक है,
और एक रिजर्वेयर थोड़ी सी कम हाइट पर नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो वो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन को घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, हाई डिमांड वाला सीजन चल रहा है, तो उस समय पे हम यहाँ से पानी रिलीज करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, और उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कुछ पावर बचा के रख लेंगे। और ये जो पानी गिर रहा है इसको लोअर वाला जो रिजर्वेयर है, ये जो लोअर रिजर्वेयर है, इसमें इकट्ठा करके रख लेंगे। अब क्या होगा, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा नहीं होती है ना, एसी पंखे चलने बंद हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे में जब डिमांड कम होगी तो ये जो हमने पावर इकट्ठी की थी, इससे हम क्या करेंगे, लोअर वाले पानी को वापस से ऊपर भेज देंगे। ठीक है, पंप के थ्रू। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, पंप का, और इसको वापस ऊपर जो रिजर्वायर है उसमें भेजेंगे। अब फिर से क्या हुआ, ऊपर पानी इकट्ठा हो गया। अब उस पानी को जब फिर से नया सीजन आएगा, जब हाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, तो उस पानी को फिर नीचे फेंकेंगे, टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करेंगे। तो ये होते हैं हमारे पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसा ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा शरावती नदी पर। और शरावती नदी कहाँ पे बहती है, कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो हमारा जोग वाटरफॉल है, ठीक है, जो वो किस पे है, शरावती रिवर पर है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा था, तो एक PIL दाखिल होती है हाई कोर्ट में, और कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉइन टेल मकाक सेंचुरी है एक, है ना, कर्नाटक में ही, तो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कहता है कि अगर आप किसी सेंचुरी के रीजन में ऐसा कुछ बना रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो आप तभी बना सकते हैं जब वो उस वन्य जीव को हेल्प करे, है ना, उसके जीवन को सुधारने में हेल्प करे, उसके कंजर्वेशन में हेल्प करे। तो आप बताओ कि क्या इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लॉइन टेल्ड मकाक को कोई हेल्प होने वाली है? तो नहीं होने वाली, उसका जीवन नहीं सुधरने वाला। तो 1972 के एक्ट के अनुसार सरकार ऐसा कुछ बना ही नहीं सकती। तो हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने कैसे परमिशन दे दी, है ना, जो कर्नाटक का स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसने कैसे स्वीकृति दे दी, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है ये सीधे सीधे 1972 का वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है, शरावती वैली लॉइन टेल्ड मकाक सेंचुरी कर्नाटक में ही है। ये जो लॉइन टेल्ड मकाक है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में, खाली वेस्टर्न घाट में मिलेंगे ये आपको, वहाँ के एंडेमिक हैं। और IUCN की जो लिस्ट है उसमें ये एंडेंजर्ड में आते हैं। ठीक है, संकटापन्न है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें नोट होने से रह गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शरावती रिवर पर कौन से स्टेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना है, तो आंसर है आपका कर्नाटका। लॉइन टेल्ड मकाक कहाँ पाया जाता है एंडेमिकली, तो वेस्टर्न घाट्स में, है ना, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है हमारा नवा इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, वेस्ट बंगाल में, चांदपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड मालदा में। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, संथाल है ना, तो संथाल जो कम्युनिटी है, ट्राइब है, उनके लिए है ये। ठीक है, तो देखिए इसका उद्घाटन किसने किया, मतलब कौन इसमें एज अ चीफ गेस्ट था, तो हमारे देश की प्रेसिडेंट जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो देश की पहली ट्राइबल विमेन है ना, और वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ना, वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, जो हमारी संथाली लैंग्वेज है ना, संथाली ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, जो भी हेरिटेज है, ठीक है, उसको प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों में उसका प्रचार करना। ठीक, तो ये संथाली लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ी सी बातें जाननी है, ये पूछी जा सकती है। एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है कि संथाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, तो ओल्ड चिकी लिपि है एक, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। एक पंडित रघुनाथ मुर्मू थे, उन्होंने 1925 में इसका आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था इसको, इस लिपि को, और इसी लिपि में संथाली भाषा लिखी जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका कारण ये है कि जो इन्वेंट किया था ना वो 1925 में किया था। ठीक है, और अभी इस बात को 100 साल पूरे हुए हैं रिसेंट में। ठीक, तो ये आपकी जो ओल्ड चिकी लिपि है
ये काफ़ी चर्चा में आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर से यहाँ इस संथाल कॉन्फ्रेंस में फिर से ओल्ड चिकी लिपि की चर्चा हुई है काफ़ी, ठीक है। और इससे 2-4 महीने पहले भी ये चर्चा में थी, क्योंकि 100 साल पूरे हुए थे। तो बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जो हमारी सांथाली लैंग्वेज है ना, वो हमारी जो 8 भाषाएं हैं उसमें भी शामिल है, ठीक है। सॉरी, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना, उसमें भी शामिल है। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम से इसको हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल किया गया था, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति ने कुछ संदेश दिए, कुछ कहा कि जो संथाली जीवन है वो प्रकृति केंद्रित जीवन है और उसको पूरे विश्व को ही अपनाने की जरूरत है ना। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अब हम सबको प्रकृति के अनुरूप ही जीवन जीना होगा, ठीक है। दूसरा, एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि जो संथाली युवा हैं अब उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए ना, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन ग्रहण करनी चाहिए, ताकि जो संथाली कम्युनिटी में जो एक साइकिल है पॉवर्टी का, है ना, गरीबी का दुष्चक्र है, उसको तोड़ा जा सके, ठीक। तो आपसे पूछ लेगा कि ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो वेस्ट बंगाल, मालदा डिस्ट्रिक्ट, ओके। संथाली लैंग्वेज कौन सी लिपि में लिखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आ सकता है, तो ओल्ड चिकी लिपि, ठीक। अब जब राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में गई हैं, है ना, तो वहां पे पश्चिम बंगाल सरकार ने उनका स्वागत नहीं किया, तो इसमें हो गया एक ब्लू बुक प्रोटोकॉल है उसका वायलेशन हो गया, ठीक है। प्रोटोकॉल वायलेट किया है सरकार ने। तो हमें ये देखना है कि ब्लू बुक प्रोटोकॉल क्या होता है ना, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, जो ब्लू बुक प्रोटोकॉल है, ठीक। इसमें बताया जो बहुत ही वीवीआईपी पर्सन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, है ना, उनका वो कहीं पे जाएंगे तो उनका रिसेप्शन कैसे होगा, उनको कैसे रिसीव किया जाएगा, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस ब्लू बुक में लिखी होती हैं। कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करती है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जब पश्चिम बंगाल गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो वहाँ की सरकार ने इस ब्लू बुक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, ठीक है। एक तो उन्हें कोई रिसीव करने कोई मंत्री नहीं आया, हालांकि देखो क्या होता है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि, है ना, मैंडेटरी नहीं है कि मुख्यमंत्री ही आएंगे उनको रिसीव करने। अगर मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं है, ठीक है, तो वो किसी अन्य मंत्री को भी भेज सकती हैं अपने बिहाफ पे, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन क्या हुआ पश्चिम बंगाल में कि ना तो ममता बनर्जी खुद से आई, ना उन्होंने किसी और मंत्री को भेजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में उनको रिसीव करने के लिए। तो माना गया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसी के साथ ये जो इवेंट है जहाँ पे होना था ना, लास्ट मोमेंट पे वो वेन्यू भी चेंज कर दिया गया था, ठीक। तो उससे भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक। तो हमारे काम का तो बस ये ब्लू बुक ही है, ठीक है। इसी तरह की एक येलो बुक और होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो येलो बुक है ना, एक तो है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं हमारे, है ना, उनकी सुरक्षा और उनके रिसीव करने के लिए तो जो बताती है वो ब्लू बुक है, ठीक है। ऐसे ही जो एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और अदर मिनिस्टर्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें जेट लेवल की सुरक्षा प्राप्त है, उनको कैसे रिसीव किया जाएगा, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, वो सब कहाँ लिखा है, येलो बुक में लिखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू बुक प्रोटोकॉल कौन सी मिनिस्ट्री इशू करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आंसर क्या होगा इसका, बी। ब्लू बुक प्रोटोकॉल बाइबल है किसके संदर्भ में, तो वीवीआईपी सिक्योरिटी और रिसेप्शन प्रोसीजर के संबंध में, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद से न्यूज़पेपर्स में एक टर्मिनोलॉजी लगातार चर्चा में है, ठीक है। एडिटोरियल्स वगैरह में, न्यूज़ में आपको लीकी पाइपलाइन शब्द मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये लीकी पाइपलाइन क्या होता है, ये हमें देखना है। तो ये एक फिनोमेना है। देखो, पाइपलाइन लीक करना क्या होता है कि एक पाइपलाइन में से कुछ लेट सपोज कि वाटर फ्लो हो रहा है, तो बीच में अगर लीकेज है तो कुछ वाटर निकलता जा रहा है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ महिलाओं ने प्रवेश किया, लेकिन क्या हो रहा है कि बीच बीच में कुछ समय ऐसा आता है कि कुछ महिलाएं उसे छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है। मान लो 10 महिलाएं शामिल हुई थी, तो 3-4 महिलाएं यहाँ पे रुक गई, तो आगे से 5-6 महिलाएं बढ़ पाई, फिर अगला पड़ाव आया तो और महिलाएं कम हुई, तो लास्ट तक 1 या 2 महिला ही पहुंच पा रही है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
कि जो वर्क फोर्स में या एकेडमी में विभिन्न चरणों में महिलाएं इस क्षेत्र से बाहर होती चली जाती हैं और अंतिम पड़ाव तक केवल कुछ ही महिलाएं पहुंच पाती हैं, है ना, या नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी लीकी पाइपलाइन। मतलब इसे और समझेंगे तो क्या है, जैसे बहुत सारी महिलाओं ने स्कूल एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही एक वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाला टाइम आता है, किशोरावस्था आती है, तो स्कूलों में सैनिटेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से कुछ लड़कियां ड्रॉप आउट कर देंगी, है ना, तो कुछ ही लड़कियां बचेंगी जो आगे इंटर कर पाएंगी, ग्रेजुएशन कर पाएंगी। ठीक, फिर ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाती है, तो बहुत सारी लड़कियां उस समय पे बाहर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उनमें से कुछ बची जो आगे तक गई। फिर शादी के बाद क्या हुआ कि मदरहुड, है ना, जब वो माँ बनती हैं तो बच्चे की केयर की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे में जब वो 2-3 साल तक अपने करियर से दूर रहती हैं, फिर वो हाउस वाइफ ही बन जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, वो सोचती है कि अब हमें घर पे बच्चों पे ही ध्यान देना चाहिए। तो फिर कुछ महिलाएं फिर से बाहर हो जाती हैं। तो अंतिम तौर पर और फिर अगर कुछ महिलाएं तभी भी आगे बढ़ती रहती हैं तो ग्लास सीलिंग जैसी घटनाएं कि जैसे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, है ना, उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें डिमोटिवेट करती हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारी जो टैलेंटेड महिलाएं थी वो अलग अलग चरणों पर इस जो कार्यबल है, हमारा वर्क फोर्स है, उससे हटती चली जाती हैं और अंत तक नहीं पहुंच पाती है ना। और शीर्ष जो पद हैं, जो सीईओज हैं कंपनीज के, या जो भी ऐसे जो बड़े पद हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाती। तो स्टेजेस क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। तो पहला तो मैरिज और मदरहुड के टाइम पे, है ना, कि बहुत सारी महिलाएं ऐसे जो डबल बर्डन है कि घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, तो उसको नहीं संभाल पाती और कार्यबल से बाहर हो जाती हैं। इसे मदरहुड पेनल्टी भी कहा जाता है ना, कि माँ बनने का दंड। ठीक है, कि एक तरफ तो वो माँ बन के समाज को कुछ अच्छा दे रही हैं, ना, समाज के लिए कुछ कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके करियर की प्रगति जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मदरहुड पेनल्टी। जबकि ऐसा पुरुषों के साथ नहीं होता है ना, जब वो फादर बनते हैं तो ऐसा नहीं है, उनको अपना करियर दांव पे लगाना पड़ता है। ठीक, लेकिन एक माँ को अपना करियर दांव पे लगाना होता है। दूसरा है मिड मैनेजमेंट लीग, की जब मैनेजमेंट की उसमें ग्लास सीलिंग आ जाती है ना, कि ग्लास सीलिंग मीन्स कि आपको कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, आपको प्रमोशन नहीं देगा, आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी, है ना, वो चैलेंजेस आएंगे जो आपके जो पियर्स हैं, मेल पियर्स हैं, उनको फेस नहीं करने। ठीक है, तो ऐसे में फिर महिलाएं डिमोटिवेट हो जाती हैं और वहां से हट जाती हैं। फिर आता है स्टेम सेक्टर, है ना, स्टेम सेक्टर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। मेनली ये जो लीकेज टर्म है ना, ये स्टेम सेक्टर से ही संबंधित है। ठीक, कि बहुत सारी जो महिलाएं, आपने देखा होगा कि इंटर में तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जो साइंस साइड ले रही होती हैं ना, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम एकेडमिक्स में देखें, पीएचडीज में देखें, तो फिर वुमेन का नंबर कम हो जाता है, और पीएचडी के बाद अगर हम रिसर्च प्रोफेसर्स पे जाएंगे तो ये नंबर और कम हो जाता है। ठीक है, तो भारत में 43% ग्रेजुएट्स हैं जो महिलाएं हैं स्टेम सेक्टर में। हालांकि केवल 14% ही महिलाएं हैं जो कोई साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, या टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, वो सीधे सीधे पूछ लेगा कि जो लीकी पाइपलाइन है ना, हाल ही में चर्चा में रही है लीकी पाइपलाइन, वो किसको शो कर रही है। ठीक है, तो लीकेज ऑफ गवर्नमेंट विमेन वेलफेयर फंड ड्यू टू करप्शन नहीं, लॉस ऑफ विमेन फ्रॉम द वर्क फोर्स, है ना, ये सही है। ठीक है, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है कि जापान ने अप्रूव किया है पहली स्टेम सेल थेरेपी, है ना, किसके लिए, पार्किंसन डिसीज के लिए और हार्ट फेलियर के लिए। ठीक है, इसको समझने से पहले ना हम थोड़ा सा स्टेम सेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स एक कोशिकाएं हैं। ठीक है, स्टेम कोशिकाएं हैं, उनमें क्या दो क्वालिटीज पाई जाती हैं, एक है सेल्फ रिन्यूएबल, एक है रिन्यूअल, एंड एक है डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिन्यूअल में क्या होता है कि वो खुद ही टूटती हैं और अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेती हैं लंबे समय तक। ठीक है, कि एक कोशिका टूट टूट के अपनी जैसी अन्य कोशिकाएं बना रही है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन क्या है कि वो जो सेल्स हैं वो किसी दूसरे तरह की स्पेशलाइज सेल्स में, जैसे कि हार्ट बना देंगी, ब्रेन बना देंगी, ब्लड बना देंगी, है ना। तो जैसे जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब वो भ्रूण के रूप में विकसित हो रहा होता है, तो उसमें ये स्टेम सेल्स ही होती हैं जो उसके विभिन्न अंगों का विकास कर रही होती हैं। ठीक है, अब देखो
स्टेम सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, भ्रूणीय स्टेम सेल, जिससे जो भ्रूण है वो बनता है, बच्चे के सभी अंग जो विकसित होते हैं, ठीक। तो ये कहाँ से, ये जो एम्ब्रियो होता है 3 से 5 दिन का एम्ब्रियो, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लेस्टोसिस्ट, ठीक है। उस समय पे ये जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाएं। इसमें बहुत पोटेंसी होती है, मतलब ये प्लूरिपोटेंट होती हैं। प्लूरिपोटेंट मतलब ये कोई भी अंग बना सकती हैं, ठीक है। इन्हें ब्रेन बना सकती हैं, ये किडनी बना सकती हैं, ये हार्ट बना सकती हैं। तो प्लूरिपोटेंट मीन्स बहुत सारी कोशिकाएं बना सकती हैं। फिर आती हैं एडल्ट स्टेम सेल्स, इन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है, या वयस्क स्टेम सेल्स। ये कहाँ मिलती हैं? हमारे बोन मैरो में मिलती हैं, फैट में, स्किन में, ठीक है। ये प्लूरिपोटेंट नहीं होती, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स थी हमारी उनकी तरह प्लूरिपोटेंट नहीं होती, ये होती है मल्टीपोटेंट। मतलब ऐसा नहीं है ये सब कुछ बना लेंगी, लेकिन कुछ कुछ बना लेती हैं। जैसे हमारी ब्लड की जो स्टेम सेल्स होंगी ना, वो ब्लड के कंपोनेंट्स बनाएंगी, कि ब्लड बना दिया, प्लाज्मा बना दिया, है ना। तो इनकी जो पोटेंसी होती है, इनकी जो क्षमता होती है वो सीमित होती है, और ये केवल अपनी ही तरह के सेल्स बना सकती हैं, ठीक। फिर आती हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एडल्ट स्टेम सेल्स को ही लेते हैं और उनको लैब में जाके रीप्रोग्राम कर देते हैं ना, उनको उनके साथ उन्हें थोड़ा सा और प्रेरित कर देते हैं, और उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल्स में होती है ना, प्लूरिपोटेंट। मतलब अब वो चाहें तो कुछ कुछ चीजें बना सकती हैं, ठीक। वो सेम प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, है ना, कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो तो पूरा का पूरा एक ह्यूमन बना देती हैं, है ना। लेकिन जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स को हमने ले जाकर लैब में ज़्यादा विकसित किया है, उन्हें वहाँ पे प्रेरित किया है, इंड्यूस्ड किया है, तो वो क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें, मतलब जो एडल्ट स्टेम सेल थी उससे तो ज़्यादा बना पाएंगे, है ना। और देखो यहाँ पे ना एक एथिकल इशू भी उठता है। जैसे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है ना, उसको हम ले नहीं सकते, है ना, वो तो गर्भ के अंदर है, तो हम उन स्टेम सेल्स को निकाल नहीं सकते, ठीक। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये तो हमने जो वयस्क मनुष्य है उसके स्टेम सेल्स को निकाल के लैब में विकसित की हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई एथिकल क्वेश्चन नहीं उठ रहा कि हम ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी भ्रूण को हानि पहुंचा के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स नहीं निकाल सकते, ओके। तो सबसे पहले जो सबसे हाई उस पे हैं वो है हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सबसे नीचे लेवल पे है हमारी जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। अब उसके बीच में आई है हमारी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट, ठीक। ये एम्ब्रियोनिक से तो कम पावर रखती हैं, लेकिन एडल्ट से ज्यादा पावर रखती हैं, और इन्हें हमने कहाँ पे बनाया है? लैब में बनाया है, ठीक। एक पेरिनेटल स्टेम सेल्स और होती हैं। ये जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड क्या होता है? जो नाभि की नाल होती है ना, जब जन्म के समय बच्चा अपनी माँ की नाभि से जुड़ा रहता है, तो उस नाल को काटा जाता है ना, तो उसमें से जो ब्लड निकलता है ना, उसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ठीक। उसमें भी जो स्टेम सेल्स होती हैं, आपने देखा होगा कि उन स्टेम सेल्स को लोग अब स्टोर करके रखने लगे हैं ना, कि भविष्य में वो काम आ सकती हैं, कोई बीमारी हो उससे निपटने के लिए। तो उनकी पोटेंसी भी ज़्यादा होती है एडल्ट स्टेम सेल्स की तुलना में, ठीक है। तो हमने जो जापान ने किया है, ये जो इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स थी, इनको यूज करके वो हार्ट डिसीज को टैकल कर रहा है और पार्किंसन डिसीज को टैकल कर रहा है। अब समझते हैं कि कर कैसे रहा है ना। पार्किंसन के लिए उसने एमसिफ्री नाम का एक जो थेरेपी है ना, वो नाम दिया है उसे। तो देखिए, पार्किंसन डिसीज होती क्या है? आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, है ना, उनका मूवमेंट, जो चलने का मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। पॉस्चर्स बिगड़ने लगता है, ठीक, बैठने उठने का। तो ये सब किसकी वजह से? पार्किंसन डिसीज की वजह से। क्या होता है कि हमारा ब्रेन होता है वो एक डोपामाइन बनाता है, ठीक। वो डोपामाइन क्या करता है? हमारे ये जो मोटर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, मोटर फंक्शंस मीन्स चलना, उठना, बैठना, हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना, इन सबको रेगुलेट करता है वो डोपामाइन। लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ वो ब्रेन के डोपामाइन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अब वो जो ब्रेन है
वो डोपामाइन नहीं बना रहा। तो हमने क्या करा, ये जो इंड्यूस्ड सेल्स थी हमारी, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, इनको हमने भेजा और यहाँ पर एक इनसे, है ना, क्योंकि ये सेल हैं, ये कुछ अंग बना सकती हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो ये बनाएंगे हमारी डोपामिनर्जिक नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये आईपीएस से हमने डोपामिनर्जिक नर्व सेल्स बनाई ब्रेन में, और ये नर्व सेल क्या करेगी, वो जो डोपामाइन जो ब्रेन ने बनाना बंद कर दिया था उसको फिर से बनाना शुरू कर देगी, और जब फिर से बनाना शुरू कर देगी तो फिर वो डोपामाइन हमारे बॉडी मूवमेंट को फिर से रेगुलेट करने लगेगा। ठीक है, और हम अपनी जो ट्रेम्बलिंग थी, हाथ पांव कांप रहे हैं, वो कांपना बंद हो जाएगा। तो समझ आया आपकी कैसे जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये कैसे जो पार्किंसन डिसीज है उसको टैकल करती हैं, डील करती हैं। ठीक है, सेम यही काम इन्होंने किया है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए जो थेरेपी है उसको नाम दिया गया है री हार्ट। ठीक है, तो हार्ट फेल कैसे होता है, आपको पता है कि हार्ट से बहुत सारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में जा रही होती हैं, और हार्ट पंप करके उसमें ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा रहा होता है। लेकिन हार्ट फेल कब होगा, जब वो वेसल वीक हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और उस स्थिति में वो ब्लड को पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पाएगी। तो इन्होंने क्या करा, तो जनरली क्या होता है कि हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना, वर्स्ट केस में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि एक कार्डियोमायोसाइट नाम का एक पैच लगा दिया। ठीक है, ये पैच किससे बना था, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स से। ठीक है, और ये उस पर लगा दिया, तो अब इसने क्या करा, ये नए ब्लड वेसल्स को बनाने लगेगा अपने आप ही, है ना, ये जो पैच है, क्योंकि ये आईपीएस से बना है ना, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, और स्टेम सेल्स तो अपने नए अंगों का विकास, नई कोशिकाओं का विकास कर सकती हैं। तो इन कोशिकाओं ने नए ब्लड वेसल्स बनाने शुरू कर दिए, और क्या हुआ कि जो वेसल्स काम नहीं कर रहे थे वो उन्हें हटा दिया जाएगा, और ये नए वेसल्स काम करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने पार्किंसन और हार्ट डिसीज के लिए एक जो इलाज है वो बनाया है। ठीक है, ये एक्चुअली इसको इन्वेंट किसने किया था, तो 2012 में नोबेल प्राइज मिला था जापान की महिला को, शिन्या यामानाका, उनको ये मिला था। उन्होंने प्लूरिपोटेंट जो सेल्स थी, है ना, उनको ऐसे इंड्यूस्ड किया था कि जैसे जो एडल्ट सेल हैं उनसे आईपीएस बनाने का श्रेय किसे जाता है, शिन्या यामानाका को। ओके, सीधे सीधे क्या पूछा जा सकता है कि एंजियोप्लास्टी एंड रीज्ड हार्ट ये क्या है, तो ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की थेरेपी है। ठीक, जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं उन्हें मल्टीपोटेंट कहा जाता है ना। मल्टीपोटेंट मतलब किसी भी सेल में डेवलप हो सकती है, नहीं लिमिटेड रेंज के रिलेटेड सेल में, तो हाँ बी सही होगा। ठीक है, जो किसी में भी हो सकती हैं वो होती हैं प्लूरिपोटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में ये मैच हुआ था, न्यूजीलैंड को हराया है 96 रन से, और भारत इसी जीत के साथ ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने टाइटल को बरकरार रखा है। मतलब जो पिछला वर्ल्ड कप था 2024 में वो भी भारत ने जीता था, और अब 2026 का वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। ठीक है, और इसी के साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने होस्ट किया वर्ल्ड कप को और वर्ल्ड कप जीता भी है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है वर्ल्ड कप जहाँ होता है वो वाली टीम नहीं जीतती, लेकिन इस बार भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था और भारत की टीम ही जीती है। ठीक है, टोटल 255 रन बनाए थे, और ये जो 255 रन है ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, फाइनल में अभी तक इतना स्कोर कभी नहीं बना है। मैच ज़्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा, तो जो संजू सैमसन है उन्होंने 46 बॉल्स में 89 रन बनाए हैं। अभिषेक और ईशान किशन ने भी हाफ सेंचुरी पूरी की थी। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है, और एक वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल दोनों ने ही बहुत अच्छे जो एक अहम रोल है ना, कि न्यूजीलैंड को 159 में समेटने का उसमें भूमिका निभाई थी। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, पहली बार 2007 में, फिर 24 में और अब 26 में। पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे गया है, संजू सैमसन को, क्योंकि उन्होंने एक बैट्समैन के तौर पर कंसिस्टेंट रन मारे हैं ना। कैप्टेंसी किसकी थी, सूर्य कुमार यादव की थी। ठीक है,
तो पहला वर्ल्ड कप धोनी के में, दूसरा रोहित और अब सूर्य कुमार यादव। ठीक, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में? तो पाकिस्तान के शाहिबजादा फरहान। ठीक है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 383 रन टोटल। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट बुमराह और चक्रवर्ती ने लिए हैं, 14 विकेट। ठीक, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने क्या हिस्टोरिक माइलस्टोन जीता है? पहली टीम बनी है 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतने वाली। नहीं, 3 वर्ल्ड कप तो जीते हैं लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं है ना। पहला 2007 में है, फिर 24 में है और फिर 26 में है। ठीक है, फर्स्ट टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड द वर्ल्ड कप टाइटल, ये सही है ना, कि हमने अपना खिताब बचाया है। नहीं तो 24 पे भी हमारे पास था और अब फिर से हमारे पास है। फर्स्ट टीम टू विन मैच विदाउट लूजिंग अ मैच, नो। और पहली एशियाई टीम है, ये भी नहीं। हु वाज नेम्ड एज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो है संजू सैमसन, बी। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसके पीडीएफ को ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो आपको ये लेक्चर काम नहीं आने वाला है ना। अगर पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअली 1721 रूल फॉलो करना है कि आज आपने इसकी क्लास सुन ली, 7 दिन के भीतर इसकी पीडीएफ को पढ़ना है, रिवाइज करना है और फिर एक बार 21वें दिन फिर से रिवाइज करना है। ठीक, तो आप यकीन मानिए करंट अफेयर्स फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।